नमस्ते। आज मेरे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी को आप बहुत रोज ही देखते हैं या टीवी पे और इनके अपने पोर्टल सत्य हिंदी पे। लेकिन आज हम लोग बात करने के लिए हैं रिक्लेमिंग भारत, जो नई किताब आई है आशुतोष जी की। और मैं भी कुछ कुछ चीजें सीख रहा हूँ। एक अच्छी बात यह होती है कि दस्तावेज के रूप में आशुतोष जी, जब आज से 40-50 साल बाद मैं इस किताब की वैल्यू ज्यादा समझता हूँ, क्योंकि उस समय का जो भी हिस्ट्री होगी, और अगर कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर पढ़ना चाहेगा, क्योंकि आज उसका थोड़ा हम लोग को कभी कभी अभाव मिलता है, वो नेताओं का है, लेकिन कुछ उस तरह का डॉक्यूमेंट्री हिंदुस्तान के इलेक्शन जो हुए उसके 52, 57, 62, 67, 77 के बाद तो कुछ कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके पहले का बहुत मतलब ऐसे ही मिलता है स्केलेटन सा। एक तो 241 पेज की किताब, 10 चैप्टर, और मैंने इसको इस तरह से कहा कि दर्शक जो इसको देखें, रोज एक चैप्टर पढ़िए। 24 पेज पढ़ने में मोटे तौर पे आपको आधे घंटे 35 मिनट लगेंगे। बहुत आराम से लेजर में, एक चाय खत्म होते होते आप आधा चैप्टर, 2 चाय, 1 चाय पी लीजिए, तो आप इसको 10 दिन में बहुत चैन से पढ़ सकते हैं। चैन से इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ना है, क्योंकि ये मैं अपना इंप्रेशन बताता हूँ आशुतोष जी। बहुत सी चीजें उसमें से जी। आपको समझनी है, और खास करके ये उन लोगों के लिए जो भारत की राजनीति को समझना भी चाहते हैं। मैं थोड़ा एक दो चीजें, जैसे मैंने देखा आशुतोष जी, हम लोग का थोड़ा इस पे हरदम एक दो तरह के मत होते हैं। एक तो जी। आपने क्या चेंज हुआ है उसको पूरी तौर से आपने बताया। फिर व्हाट लाइज अहेड में, जो आपने कहा ना कि व्हाट चेंज, ये तो आपने कहा। व्हाट लाइज अहेड वाला काम थोड़ा मुश्किल ज्यादा काम है मेरे ख्याल में। खैर, जी। उस पर भी हम लोग अंत में चर्चा करेंगे, क्योंकि व्हाट लाइज अहेड अगर अभी हो जाएगा तो वो बात। मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की, अब जो आप बात करते हैं, सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से 2024 में जो भी रिजल्ट आए, मैंने आपकी किताब उस समय पढ़ी, उस पे जो जो मूल कारण आपका है कि संविधान पे जब प्रश्न उठने लगा, और आपने उसके साथ साथ एक लार्जर कैनवस को भी खोला है, और जिसमें आपने प्रमाण के साथ जब किया, मेरे लिए वो बहुत उपयोगी है कि आरएसएस का कैसे मानस जो है वो इस संविधान को मानता ही नहीं है। वो जब भी होगा। मैं इस पे थोड़ा, एक आपका जो चैप्टर 2 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट की बात है, उससे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक लार्जर क्वेश्चन को, क्योंकि शायद आप केवल फैक्ट नहीं ला रहे हैं, आप फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं, और फिर एक एक अपने उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए अपने आर्गुमेंट को आप उस बात को भी कर रहे हैं, जो जो मेरे ख्याल में जरूरी है कुछ दर्शकों को जो इसको समझना चाहें। आशुतोष जी। जी आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी किताब पे चर्चा करना उचित समझा। देखिए, जो मेरी किताब है रिक्लेमिंग भारत, अगर इसको पूरी तरीके से समझना है तो इसके पहले एक और किताब थी हिंदू राष्ट्र। दोनों के मिला के अगर हम देखेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्व की जो तस्वीर है वो बहुत स्पष्ट होगी। जहां तक संविधान का जो प्रश्न आपने किया है, उस पर आने के पहले एक बात मैं जरूर बताऊं कि मैंने क्यों हिंदू राष्ट्र लिखा और क्यों मैंने रिक्लेमिंग भारत लिखा। मुझे ये बार बार इस बात का एहसास था, एक पत्रकार होने के नाते और साथ ही साथ जो मैंने पढ़ाई लिखाई की थी उसके माध्यम से, कि आरएसएस और उसके हिंदुत्व, मैं बीजेपी को दरअसल थोड़ा किनारे रखता हूं। इसलिए किनारे रखते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आरएसएस की सरकार है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वर्टिकल है, और उनकी एक राजनीतिक दुकान है। तो आरएसएस को अगर हम नहीं समझेंगे तो बीजेपी को भी नहीं समझ पाएंगे, और नरेंद्र मोदी को भी नहीं समझ पाएंगे, और उनकी सरकार और सरकार चलाने के तौर तरीकों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए, और मुझे ये लगा कि दरअसल ये जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से भारत का जो पत्रकारीय जीवन है, पत्रकारिता का जो इतिहास है, और जो दृष्टि है, और जो एकेडमिक दृष्टि है, वो दोनों से गायब था। तो जब तक आप भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जैसी एक दूसरी पार्टी के तौर पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उसको समाजवादी पार्टी या बीएसपी जैसी पार्टी के तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी बीजेपी को समझ ही नहीं पाएंगे, और उसकी जो ओवर पावरिंग विचारधारा है उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये थी कि हिंदुत्व के बहाने, आरएसएस की दृष्टि के बहाने 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखने की कोशिश की जाए, और क्यों संविधान का वो मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा भारत के चुनाव में बन गया जितना पहले कभी नहीं बना था। और ये मुद्दा बनता कहां से है? जब
डिमांड ये शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 400 पार का नारा जैसे आया, वैसे लोगों के मन में एक बेचैनी आ गई कि भाई ये तो संविधान को बदलने की बात करेंगे, और अगर संविधान बदल जाएगा तो फिर ये देश भी सुरक्षित रह पाएगा, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा, संविधान सुरक्षित रह पाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा अपने आप में बन गया। तो और जो बात आपने कही, मैंने हमेशा आरएसएस, उसके हिंदुत्व के पर चर्चा करने के लिए ये जरूरी समझा कि उनके अपने लिटरेचर में, उनका जो अपना लिटरेचर है, उनकी जो अपनी विचारधारा है, उनका जो अपना लेखन है, उनकी जो अपनी किताबें हैं, उनका जो अपना आख्यान है, वो औपचारिक तौर पर कहाँ है, और वहीं से चीजों को निकाल के लोगों के सामने रखना जरूरी होता है अगर आप उसकी अगर विवेचना करना चाहते हैं। तो संविधान का दो चीजों की वजह से यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया। एक इस वजह से महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को नहीं माना, और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ में कहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, अडॉप्ट किया गया था, सावरकर और गोलवलकर दोनों ने लगभग एक जैसी बात कही थी कि भारत के संविधान को तो हिंदू मानस स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है, और तिरंगे को उन्होंने कहा था ये अपशकुन है क्योंकि इसमें 3 रंग है। तो उन्होंने कभी संविधान के प्रति उनका जो विरोध था उसको कभी छुपाया नहीं। ये जो लिबरल मार्क्सिस्ट तबका था उसने उसको कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए 1951-52 का जो चुनाव था, दरअसल वो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, आरएसएस की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, उस पर एक तरीके से उन्होंने रेफरेंडम कायम किया और लोगों को नजर में बताया कि दरअसल ये विचारधारा कितनी खतरनाक विचारधारा है और इसको सत्ता से कितना दूर रखना चाहिए। अब आगे जब हम आते हैं तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होती है, अरे आरएसएस तो ऐसे ही कहता है संविधान बदलेगा, कोई संविधान थोड़ी बदल सकता है। 1993 में रज्जू भैया जो आरएसएस के बड़े नेता थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा लेख लिखकर नए संविधान की मांग की थी। जब के सुदर्शन जब आरएसएस के प्रमुख बने तो करण थापर ने उनका एक इंटरव्यू किया था, और ये तकरीबन इंटरव्यू 2000 के आसपास था। उस इंटरव्यू में वे पॉइंट ब्लैंक तौर पर सवाल पूछते हैं, क्या आप संविधान को मानते हैं? और सुदर्शन खुलकर कहते हैं नहीं मानते। वो कहते हैं वी हैव टू स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जैक्ट वर्ड है स्क्रैप दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं, और 2007 में भी जब उनसे सवाल पूछा जाता उस वक्त भी ये बात कह रहे थे। तो अब अचानक चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकते। जबकि उन्हीं की इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन जिनकी मृत्यु हो गई, देखिए मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने मिंट में एक लेख लिखा था और उस लेख में कहा था कि इस संविधान की जगह नए संविधान की जरूरत है, और कभी भी उसका खंडन नहीं आया, बस ये कहा गया उनकी प्राइवेट राय, ओपिनियन, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। नीति आयोग के एक सदस्य थे जिन्होंने कहा भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। मोहन भागवत तक ने इस ओर इशारा किया था कि भारत के संविधान को रिव्यू करने की जरूरत है। और आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब उनके पास बहुमत नहीं था, तब भी उन्होंने संविधान रिव्यू कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया थे। तो आपको संविधान रिव्यू कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको जो इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन वो क्यों कह रहे हैं नया संविधान की जरूरत है? तो ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की, और चूंकि आरएसएस की एक शाखा है, वो उनको भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र के आख्यान को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है, सिर्फ संविधान की लाश पर ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अगर किसी को इस बारे में जरा सी भी गलतफहमी है कि भारत बाबा साहब अंबेडकर का संविधान में हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। और 2024 का जो चुनाव है उसने इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हुए जब तक वो 400 का संविधान सीट नहीं पाएगी, तब तक वो कहेगी मजबूती के साथ उसको भारत के संविधान में आस्था है, लेकिन हकीकत में उसकी भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं है, आस्था नहीं। जी, मैं और एक और चीज आशुतोष जी, मैं दर्शकों को भी बता दूं, देखिए एक पेज पे हमारे और आप में एक चीज है, और शायद मैं इसलिए नहीं कहूंगा बाकी लोग,
मैं पहले राजनीति में, मैंने पहले नौकरी की, फिर मैं पूरी तौर पे राजनीति में आया, फुल टाइम राजनीति में रहा, और फिर मैं पत्रकारिता में रहा। आपको एक एडवांटेज मुझे और लगता है कि मुझे इसकी एडवांटेज है, आप पत्रकारिता किए, आप राजनीति में गए और फिर आए हैं, तो अगर एक बार आप राजनीति अंदर से देख लें तो चीजें थोड़ी मेरे ख्याल में आसान हो जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं एक चीज और, एक स्पेसिफिक, क्योंकि आपने बात शुरू कर दी, इसको थोड़ा तार्किक लॉजिकल एंड तक कर दें। दो चीजें, एक तो आपने इस्लामोफोबिया की बात कही कि अब जो है वो ये है डराने वाला है। दूसरी बात जो आपने सेकुलरिज्म को किस तरह से विकृत किया और किस तरह से धीरे से आडवाणी जी ने उस सेकुलरिज्म के को रीडिफाइन कर दिया, जो आज की तारीख में ये होता है कि सेकुलर है मतलब गाली जैसा लगता है। और एक और बात, मैं इसलिए इस बात को ला रहा हूं कि एक दीनदयाल उपाध्याय को लेकर हमारे समाजवादियों के बीच बात है, दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी एक साथ आए थे। जब आप उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, जो उन्होंने 65 में जिस थ्योरी को किया, मैं उन चीजों पे थोड़ा थोड़ा चाहूंगा कि आप, इसलिए क्योंकि ये लार्जर पढ़ना है तो आपको इसमें जाना होगा, आपको, आपके लिए टेक्स्ट बुक है ये किताब। मैं उन सारे लोगों को जिनको लगता है कि देश का संविधान सर्वोपरि है, अगर ये आस्था है तो उसको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं इस पे एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, इस्लामोफोबिया, सेकुलरिज्म और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। सबसे पहले इंटीग्रल ह्यूमनिज्म देखिए, पूरी जो हिंदुत्व की जो बिरादरी है उसमें सबसे थ्योरेटिकल लेवल पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे, बौद्धिक स्तर पे जो सबसे मजबूत आदमी, उनका नाम है सावरकर। उसके बाद जो आदमी बहुत मजबूत है वो है गोलवालकर, और तीसरे नंबर पर मैं दीनदयाल उपाध्याय को रखता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ने बाकायदा जो 1965 में जो पुणे की व्याख्यान माला में उन्होंने 4 दिन का जो अपनी व्याख्या दी थी, दरअसल वो भारत के संविधान को एक तरीके से पूरी तरीके से उठा के डस्टबिन में फेंकने का एक आख्यान था, नकारने का, जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल नकारने का, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। और ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में अपना ऑफिशियल आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट कर दिया। जो डॉक्यूमेंट अपने आप में संविधान विरोधी है, जो संविधान को पूरी तरीके से नकारता है, वो भारतीय जनता पार्टी का 1985 में एक्सेप्टेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि गांधीयन सोशलिज्म से उनके मन में उनको लग गया गांधीयन सोशलिज्म से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को पुराने हिंदुत्व के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपनाया, एकात्म मानववाद को अपनाया। बड़े गर्व के साथ एकात्म मानववाद की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो एकात्म मानववाद का मतलब ये कि समष्टि, समग्रता में चीजों को देखने की जरूरत है, और एक आत्म, सब एक में ही समाहित है, ये कहने की कोशिश करते हैं। सब मानव एक है। लेकिन जब इस परिभाषा को अगर आप उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में जाने की कोशिश करते हैं, जो तीसरे दिन उन्होंने संवाद किया था, उसमें वो ये कहते हैं कि भारत को धर्म राज्य की जरूरत है। और एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, भारत को धर्म राज्य की जरूरत है, जिसमें धर्म अगर एक आदमी के साथ भी है तो फिर वो संसद पर भी भारी पड़ेगा, वो मेजॉरिटी पर भी भारी पड़ेगा, और उसी की बात मानी जाएगी। अब इसको आप लोकतांत्रिक मान सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये संविधान सम्मत बात है? नहीं, कि जहां हमने जो रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है, उसमें मेजॉरिटी सर्वोपरि है। ठीक है, मेजॉरिटी के माध्यम से चीजें तय होती हैं। संसद सर्वोपरि है, क्योंकि संसद जो हमारे आम जनता है, आम विवेक को रिफ्लेक्ट करती है, और संसद ही अपना कैबिनेट चुनती है। संसद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। आप कहते हैं कि अगर एक आदमी भी धर्म के साथ है तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, बाकी लोगों की बात नहीं मानी। ये कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय। और जब आप धर्मराज्य की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप धर्म के हिसाब से आप राजनीति को चलाना चाहते हैं, जिसका नकार भारत के संविधान का बुनियाद है। और ये डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में है, वो धर्म और राजनीति को अलग करके देखती है। दूसरी बात, इस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में वो लिखते हैं कि भारत का जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, वो दरअसल भारत की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। और वो कहते हैं कि जब बंग माता होगी, तमिल माता होगी, जब तेलुगु माता होगी, तो फिर भारत माता कहाँ जाएगी? अब सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट धर्मराज्य की वकालत करता है, फेडरलिज्म को भारत के संविधान के लिए खतरा मानता है,
वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी इस संविधान में आस्था है। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा विडंबनापूर्ण बात है। तीसरी बात जो आपने इस्लामोफोबिया की बात की, वो भारतीय जनता पार्टी लाख कहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको मुस्लिम तबके को साथ लेकर चलने में उसकी कोई आस्था ही नहीं है। क्योंकि जो आरएसएस का निर्माण हुआ वो मुसलमान विरोध पे हुआ, उसकी बुनियाद है। जिस दिन उससे मुस्लिम विरोध खत्म हो जाएगा उस दिन आरएसएस बचेगी नहीं, उस दिन हिंदुत्व का अस्तित्व ही नहीं होगा। तो और ये बात कभी छुपाई नहीं। अब वो अलग बात है कि गोलवलकर ने जब कहा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन मुसलमान, ईसाई और क्रिश्चियन, और तीनों के बारे में उन्होंने बाकायदा कई पन्नों में एक्सप्लेन किया कि क्यों मुसलमान हिंदुस्तान के लिए दुश्मन है। अब आज की तारीख में जब आप सरकार के अंदर हैं तो जब इस पर आलोचना होती है तो मोहन भागवत कहते हैं कि हमने बंच ऑफ थॉट्स के वो हिस्से हमने निकाल बाहर कर दिए, वो हमारे नैरेटिव का या हमारी विचारधारा का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या गांधी जी ने कभी अपने किसी लिखे को डिसोन किया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने डिसोन किया? क्या जॉर्ज वॉशिंगटन ने डिसोन किया? क्या लेनिन ने डिसोन किया? क्या मार्क्स ने डिसोन किया? किसी ने डिसोन किया? आरएसएस को अपने लिखे हुए को डिसोन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आज वो उसको छुपाना चाहते हैं। और एक बात और है, जब बाला साहब देवरस जब आरएसएस के प्रमुख बने, करीब 77 की बात होगी या 87 की बात होगी, मैं ऑफ एंड याद नहीं कर, बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, बन तो 73 में बन गए थे। तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि हमें आरएसएस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोलने चाहिए। तब महाराष्ट्र के उनके एक आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने देवरस को कहा अगर आपको मुस्लिम स्वयंसेवक संघ बनाना है तो आप बना लीजिए, आरएसएस में एंट्री नहीं होगी। ये है आरएसएस का चरित्र, ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और मुझे और बताने की जरूरत नहीं, आज उनके 240 सांसद हैं, उसके पहले 282 सांसद थे, उसके पहले 303 सांसद थे। एक भी बार इन्होंने मुसलमानों को अपनी टिकट नहीं दिया। और एक बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी कहीं कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब वो भी बाहर हो चुके हैं। जी। तो इनका जो ये सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की जो बात करते हैं वो बहुत ही बेकार की बात है। तीसरी बात जो आपने कही, सूडो सेकुलरिज्म। देखिए, आडवाणी बहुत चतुर थे, उनको मालूम था कि उस वक्त का जो राजनीतिक सामाजिक माहौल था उसमें आप सेकुलरिज्म पर हमला करके नहीं जीत सकते थे। तो उन्होंने सूडो सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये दरअसल सेकुलरिज्म असली वाले नहीं है, ये सूडो सेकुलर है। अब उस सूडो सेकुलर को आज की तारीख में कह दिया गया सिक्यूलर, और उसको गाली बना दिया गया। तो कितने करीने से इन्होंने सेकुलरिज्म शब्द को, जिसमें इनकी कोई आस्था नहीं है, उसको इन्होंने गाली बनाया, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने गाली बनाया। तो जो प्रश्न है, अगर इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नहीं होगा, अगर इस देश के अंदर फेडरलिज्म नहीं होगा, अगर इस देश के अंदर मेजॉरिटी रूल नहीं होगा, तो भारत का संविधान है कहां? और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हमें भारत के संविधान में आस्था है। जी 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 जी। मैं आशुतोष जी, क्योंकि मैं अपने को रिस्ट्रिक्ट रख रहा हूं किताब पे, नहीं तो जैसे मैं टिप्पणी करके उस पर रिएक्शन नहीं चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल हमारे ख्याल से आप टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नहीं, मैं इसलिए बताऊं, मुझे इसमें कहीं कोई कतई वो नहीं है शक कि अगर 313 अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिले होते तो इनका चेहरा शायद इससे ज्यादा, ये नकाब उसी समय ठीक से उतर के, ये गंदगी उसी समय साफ दिख गई होती। मेरा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लगता है ना, अटल जी, हर आदमी के पास जाइए, अटल जी के सारे कुछ होने के बाद भी अटल जी बहुत अच्छे, अटल जी बहुत अच्छे, अटल जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं। अटल जी को क्योंकि उनको सहारा चाहिए था एनडीए का, इसलिए अटल जी का ये चेहरा हम लोग नहीं देख पाए थे। बाबरी मस्जिद गिरने से 5 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की अगर आप वो भाषण सुन लीजिए जो रिकॉर्डेड है, हम ला रहे और आपके, वो पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में, मुझे कोई भाषा की बात हो सकती है, आपकी भाषा दूसरी है, मेरी भाषा दूसरी है, बाकी कोई मुझे उनके डीएनए में फर्क नहीं नजर आता है। ये मेरी टिप्पणी थी, मैं इसलिए इसको कह दिया। मैं एक जगह और आ रहा हूं, जब आप कहते हैं ना रेफरी टर्न्स रोग, चैप्टर 4 जो आपका है, और वो इंपॉर्टेंट, जब आप वोट को कैसे मैनिपुलेट किया, ये सारी बात मुझे लगा, या तो आपकी किताब पढ़ के राहुल गांधी ने को लगा कि मैं भी एक आर्टिकल दे मारूं, उन्होंने वो जो आप जब वोट परसेंटेज को कैसे मैनिपुलेट किया गया है, कैसे क्या किया गया है, उस पे आपने एक लंबा चैप्टर लिखा है समझने की दृष्टि से। राहुल गांधी भी उस बात को उठा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें तत्कालिक हैं, ये हमारे चुनाव को कहीं ना कहीं से वो कर रही हैं। मैं इस पे भी मैं आज के बारे में किताब से ज्यादा, अल्टीमेटली लोग कह रहे हैं सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। अरे भाई, सड़क पे तो उतर गए थे 1.5 साल वो किसान, क्या हुआ सड़क पे उतरने से? इसको कैसे आपको लगता है कि इसको हाउ टू हैंडल दिस? अब वो रोग तो हो गया है,
that referee has turned ro. How to go about it? मैं थोड़ा एक छोटी टिप्पणी इस पे चाहूँ। बहुत 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 मुश्किल है, और इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन नहीं देखता। इलेक्शन कमीशन को मैं भारत जो आरएसएस की विचारधारा है उसका एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखता हूं, और इसलिए जब तक ये विचारधारा सत्ता में है, जब तक तब तक आप इलेक्शन कमीशन के आचार व्यवहार में आप बदलाव नहीं देख सकते, ये असंभव है। और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि भाई इलेक्शन जो चुनाव आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को होना चाहिए, जिस दिन उसमें 2-1 हो जाएगा, मतलब एक सरकार का पक्ष होगा और 2 अलग होंगे, उस दिन इलेक्शन कमीशन में विचारधारा के से पूरी तरीके से प्रेरित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाएगी वहां पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलकर उसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर कर दिया, ताकि परमानेंटली उनकी विचारधारा का आदमी ही यहाँ रहे। तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना यह है कि जो लोग जिनको जो ये उम्मीद करते हैं कल कोई एक ऐसा आदमी आएगा जो चुनाव आयोग को बदल देगा और चुनाव आयोग टीएन सेशन की तरीके से बिहेव करने लगेगा, जब तक ये विचारधारा अपने आप में सत्ता में पूरी तरीके से काबिज है तब तक वो नहीं होने वाला है। और राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, सर पटक के मर जाएंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान निदान नहीं हो पाएगा। और आप देखिए जिस भाषा का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन के तौर पर किया जाता है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में जितने सीनियर नेता हैं, आप सोचिए, जिनका सिर्फ एक बुजुर्ग के नाते सम्मान होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी उनको जवाब में लिखी थी चुनाव के दौरान, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक थी और बहुत ही खतरनाक भी थी कि एक संवैधानिक संस्था एक दूसरी संवैधानिक संस्था के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको हटाने के लिए हमें हो सकता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ जाए। आप सोचिए, ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा। वो इसलिए है क्योंकि ये विचारधारा की से प्रेरित लोग हैं, और इनकी नजर में जो विचारधारा के साथ नहीं हो उनका शत्रु है, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के आचार व्यवहार में किसी तरीके का कोई बदलाव होगा, निकट भविष्य में तो नहीं दिखाई पड़ता। जी, मैं आशुतोष जी एक जगह मैं क्योंकि टिप्पणी कर रहा हूं, और मैंने एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपके जो और कई जगह किताब का इस समय काफी धूम मची हुई है, बेस्ट सेलर में आ रही है, मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि फिर मैं बायस हो जाता। मैंने कहा कि नहीं, मैं जब आशुतोष जी से बात कर लूंगा तब मैं दूसरे आपके रिव्यूज देखूंगा। चैप्टर 5 जब आप कह रहे हैं ना रिग्ड प्लेइंग फील्ड, जब संस्थानों पे कब्जे की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कांग्रेस के फंड्स को करना, मुझे एक और नजर आता है। अब वो मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी वो भी एक तरह से प्रूफ था कि इनकी जुडिशरी में किस तरह का इन्होंने कंट्रोल कायम कर लिया, और गुजरात में ले जाके वो इट्स एम्पल प्रूफ। अब हो सकता है कि जुडिशरी के लिए कहने में वो दिक्कत हो, लिखने में दिक्कत हो, क्योंकि जुडिशरी उसको दूसरे ढंग से लेगी, लेकिन उन संस्थाओं पे जब आप कहना रिग्ड प्लेइंग फील्ड, तो उस प्लेइंग फील्ड का कहीं जो वो है वो भी मेरे ख्याल में आज की तारीख में कॉम्प्रोमाइज है। राहुल गांधी की सदस्यता जाना, क्योंकि मुझे लगा वो शायद मिस हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं, जुडिशरी पे लिखने में शायद आपको लगा हो कि जुडिशरी पे ना लिखे। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, राहुल गांधी की सदस्यता गई थी वो बिल्कुल रिग्ड प्लेइंग फील्ड का ही हिस्सा था, ऐसा मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आपसे देखिए, हमारे बहुत सारे साथी मित्र कहते हैं कि विपक्ष सड़क पे क्यों नहीं उतरता। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि किसान सड़क पे उतरे, उनके साथ क्या 700 लोग मर गए। मतलब एक इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसको 700 किसान मरे, इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। आज तक सरकार ने इनके प्रति किसी तरीके की कोई संवेदना ही जाहिर नहीं की। और इनके साथ के जो लोग हैं, जिनकी विचारधारा के मानस पुत्र लोग हैं, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के लिए, वो आप अच्छी तरीके जानते हैं। मैंने कहा कि हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो इस बात को समझते ही नहीं कि भाई ये 2014 के पहले की मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, जहां आप सड़क पे उतर सकते थे, जहां आप अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते थे, जहां अगर आप कोई बात कहते तो मीडिया आपके साथ खड़ा हो सकता था। आज वो सारी स्थितियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। आप देखिए कुंभ को लेकर कितनी बड़ी स्टोरी बीबीसी ने की। आपने किसी अखबार में एक लाइन सुना उसके बारे में? सिवाय डिजिटल स्पेस में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं था। मतलब एक मुख्यमंत्री को वो रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठा साबित कर देती है और साथ ही साथ एक पूरे कवर अप ऑपरेशन का खुलासा करती है, तो इस पर तो हंगामा देश के अंदर होना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीबीसी की रिपोर्ट 100% सही है, 100% गलत है, लेकिन उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी चर्चा होनी चाहिए, और लेकिन वो नहीं होती।
तो ये जो लेवल प्लेइंग की फील्ड है, आप देखिए कि चुनाव के ठीक पहले एक झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में पता चलता हो तो केस में ही कुछ दम नहीं। ये अदालत ने कहा 6 महीने तक आपने उनको रखा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। आपने कभी सुना? तो कहां लेवल प्लेइंग फील्ड है? आज किसी भी राजनीतिक पार्टी का, विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कल वो धरने पे जाना चाहेगा तो रात पहले से उसके घर में पुलिस पहुंच जाएगी और उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके खिलाफ इतने केसेस लाद दिए जाएंगे कि वो बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाए, जिंदगी भर केस ही लड़ता लड़ता मर जाएगा वो। उसके खातों को सीज कर दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टी का खाता अगर आप सीज कर लिए और जो राजनीतिक पार्टियों के दानदाता है अगर उनके घरों पे इनकम टैक्स के छापे मार दिए गए तो चुनाव कैसे लड़ेंगे वो? क्या ये स्थितियां सामान्य स्थितियां हैं? ये हमारे बहुत सारे पत्रकार महोदय और हमारे बहुत सारे साथी इस बात को शायद नहीं समझते। कहते राहुल गांधी कुछ करते क्यों नहीं? अरे राहुल गांधी जब कहते हैं तो मीडिया में किस तरीके से उसकी प्रतिस्थापना होती है आप देखते हैं। वहां सिर्फ राहुल गांधी को ही गालियां दी जाती हैं। कास्ट सेंसस के ऊपर हर चुनाव के बाद ये कहा गया कि कास्ट सेंसस का तो कोई असर ही नहीं, राहुल गांधी तो फालतू के मुद्दे उठाते हैं। हर विधानसभा चुनाव के बाद ये कहा गया, लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा गया कि राहुल गांधी को राजनीति आती नहीं, कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाते रहते हैं और देखिए उसका तो कोई असर ही नहीं पड़ा। अगर असर नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस को क्यों कहना पड़ा पलक्कड़ की रैली के बाद कि कास्ट सेंसस होना चाहिए लेकिन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कास्ट सेंसस का कोई असर नहीं था, राहुल गांधी को उस मुद्दे का कोई असर नहीं था तो नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा उसके लिए। लेकिन मीडिया में प्रोजेक्शन ये है कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर उनकी पार्टी के ही लोग सहमत नहीं है। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति में कहां लेवल प्लेइंग फील्ड है? और आप सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट की बेंच के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा फैसला आएगा, कौन सा फैसला नहीं आएगा। जी, अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है। और कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट भी जहां उसको सरकार को खुश करना होता है वो ऐसी बेंच के पास ही मुकदमा जाता है जहां आपके मनमाने तरीके से फैसला होता है। आप बताइए, ये जो स्थितियां हैं अभी, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि सारे पत्रकार एक जैसे हैं। अभी भी बहुत सारे पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल से और अखबार उसमें भी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। जुडिशरी में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन सब बहुत दबाव में इस वक्त काम कर रहे हैं। ऐसे में आनंद जी, आपको और हमारे जैसे लोगों के लिए खुलकर बोलना भी बहुत अपने आप में एक दबाव में काम करना है जी। तो जहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में इस देश के हर शहर में एक शानदार ऑफिस उसका हो गया, आप सोचिए, वहीं दूसरी पार्टियों को अपना दफ्तर दिल्ली का चलाना मुश्किल हो पा रहा है। ये फर्क है जी। मैं आशुतोष जी सिर्फ इतना कह दूं पाठकों को, दर्शकों को, कि अपना सामान्य काम हम लोग कर रहे हैं, उसको लोग कहते हैं कि क्या आपने हिम्मत दिखाई है। आप सामान्य काम कर रहे हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, ये आपको करना है, ये नहीं तो मत करिए ये काम। उसी तरह से आज की तारीख में कोई अधिकारी जो अपना सामान्य काम करता है उसको बड़ा ईमानदार है भाई, वो तो देवता आ गए। अरे वो सामान्य काम को ये माना जा रहा है कि आप आउटस्टैंडिंग हो गए हैं। खैर, मैं एक जगह पे और जरा बातचीत कर लूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आपने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को लाए हैं और वो लोगों को समझाना भी जरूरी है कि यूपी इस देश की, मैं खास करके बीजेपी की जो राजनीति है उसका, जो कहते हैं ना कि जो रावण को बताया था कि उनकी नाभि में वो है, यूपी ही उनका वो हृदय है जिसको कहते हैं। और उस पर आपने बहुत डिटेल में किया था, रोड ब्लॉक टू हिंदुत्व जगरनॉट। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, जो 6ठा चैप्टर से आपने इसको शुरू किया है। और मैं इसको आज के संदर्भ में भी कह रहा हूं, आज भी शायद यूपी ही सबसे ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे, क्योंकि यूपी में आपने फिर वाराणसी, अयोध्या की भी बात की है, योगी जी की भी डिटेल में बात की, हम लोग उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन आप भी अभी भी आपको ये है ना कि यूपी अगर ये हारते हैं तो इनके हाथ से देश चला जाता है। इनको यूपी को ही जिंदा रखना है। और खास करके जब काशी भी यही है, मथुरा भी यही है और राम जन्मभूमि तो अब हो ही गया है। इस पे एक टिप्पणी में जरा समझना चाहूंगा कि यूपी की इंपॉर्टेंस आपने किताब में ठीक से ये दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक महत्ता है, 80 सीटें हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है,
जो जो प्रदेश 80 सीटें लोकसभा के लिए देगा, जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर, जहां से 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। दूसरी बात, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, बल्कि आरएसएस के लिए उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां वो अयोध्या की राम मंदिर स्थित है जो आरएसएस की आंदोलन की पूरी जिसे कहते हैं आत्मा एक तरीके से है। अगर आरएसएस, अगर राम मंदिर का आंदोलन नहीं खड़ा होता तो बीजेपी कभी यहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी, आरएसएस कभी इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती थी। वो राम मंदिर है, उसके अलावा वहां बनारस है, उसके अलावा वहां पे मथुरा है। तो मैं इसको तीन तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। ये सिर्फ राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में नहीं देखता हूं उसको। मैं देखता हूं कि राम जो हमारी परंपरा के सबसे बड़े मर्यादित पुरुष है, शिव जिनका एक कल्ट है, और कृष्ण, तो राम, कृष्ण और शिव जो हिंदू परंपरा के 3 सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों प्रतीकों पुरुष के माध्यम से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। और इन तीनों प्रतीक पुरुषों के जरिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। तो जो विचारधारा का जो केंद्र है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर बहुत पावरफुल है, लेकिन गुजरात के अंदर उसकी विचारधारा का एक भी केंद्र नहीं है। वो सारे केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसीलिए इसके साथ साथ इसीलिए नरेंद्र मोदी को जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना होता है तो बड़ौदा की सीट छोड़कर उनको बनारस आना पड़ता है, और बनारस में जब जीतते हैं तो बड़ौदा की सीट को छोड़ देते हैं। वो गुजरात के से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। क्यों वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, क्यों वो बनारस चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जीतने के बाद क्यों वो बनारस को अपनाते हैं और गुजरात की सीट को छोड़ देते हैं? इसी से ही सवाल का जवाब मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर भी और विचारधारा के स्तर पर भी वो बीजेपी की का मूल है। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी साफ हो जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विचारधारा के स्तर पर भी खत्म हो जाएगी और राजनीतिक स्तर पर भी खत्म हो जाएगी, जिसका खतरा 2024 के चुनाव में उनके सामने पूरी तरीके से आके खड़ा हो गया। 33 सीट लेकर आना उस उत्तर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव के पहले आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया, और उस वक्त ऐसा माहौल लग रहा था जैसे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट लाने से कोई रोक नहीं सकता। उस उत्तर प्रदेश की जमीन पे आप अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, जहां पे अवधेश पासी ये नारा देते हैं, न मथुरा न काशी। आप देखिए, या आपकी बार अवधेश पासी, जब मथुरा न काशी और ये आवाज निकलती है अयोध्या से, यानी इनके जो तीनों विचारधारा के केंद्र हैं उस पर सीधा हमला अवधेश पासी करते हैं। अवधेश पासी कौन है? हिंदुस्तान का दलित है। तो दलित आंदोलन, दलित मानस, दलित कॉन्शियसनेस जब हिंदुत्व के सामने मजबूती के साथ खड़ी हो गई और उसको डिफाई करने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर रुक गई। ये इसीलिए मैंने अयोध्या के ऊपर फोकस किया। और देखिए इस विचारधारा के अंदर कितनी नफरत है कि इनके मानने वाले लोगों ने अयोध्या को ही गाली देना शुरू कर दी। वो मैंने वहीं से शुरुआत की अपने लेख की, कि लोग कहते हैं कि आप जाओ राम मंदिर की पूजा तो जरूर करो, लेकिन उसके अलावा अयोध्या से कोई चीज मत खरीदना। यानी विचारधारा में इस हद तक रूढ़िवादिता है, इस हद तक कट्टरपन है कि जिस अयोध्या के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, जिस अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची, इनके अपने समर्थक उसी अयोध्या को गाली देते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप सोचिए ये कितनी कटु बात है। बजाय इससे कि उससे सबक लेते, सीखने की कोशिश करते, भाई हम क्यों अयोध्या में हारे। और यही हाल बनारस का भी हुआ। तो जब आप भारतीय, और बनारस में भी मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है, जिसका मर्म सिर्फ इतना है कि आप हिंदू मानस को समझिए। बनारस सिर्फ गलियों का नाम नहीं है कि गलियों, छोटी छोटी गलियों को तोड़कर आप बड़ी तालिकाएं खड़ी कर देंगे और बनारस जिंदा रहेगा। और मैंने इसीलिए केदारनाथ जी की कविता का उदाहरण किया, एक टांग पर खड़ा दूसरे टांग से बेखबर, यह है बनारस। तो बनारस को आप आध्यात्मिकता से जीत सकते हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी से जीत सकते हैं, उसके फक्कड़पन से जीत सकते हैं,
उसके 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 कबीर मन से जीत सकते हैं, उसको आप तमाम सड़कें चौड़ी करके कंक्रीट का जंगल खड़ा करके आप नहीं जीत सकते। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री अपराजय माने जा रहे थे, उनको अपनी बनारस की सीट जीतने में एडी चोटी का जोड़ करना पड़ा और अमित शाह को आखिरी 2 दिन वहां बैठाना पड़ा। तो ये अयोध्या में इनकी हार एक तरीके से जो दलित मानस है, दलित कॉन्शियसनेस है, वो उसका एक विद्रोही स्वरूप है जो हिंदुत्व को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ता है। और बनारस में नरेंद्र मोदी जी की का जो ह्यूमिलिएटिंग विक्ट्री है, वो इस इशारा करती है कि हिंदू मानस का जो नरम स्वरूप है, जो फक्कड़ स्वरूप है, जो आध्यात्मिकता है, उससे खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। जी, मैं नहीं, और इसी रेफरेंस में मैं 2 चीजें इसलिए, क्योंकि दर्शकों को आपने उसको बहुत ठीक से सही लिखा है, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये जो विक्ट्री मार्जिन्स थे, और आपने उसको भी टच किया है कि भाई ये फैक्ट है कि अगर राहुल गांधी का बाद में कहना कि प्रियंका गांधी अगर लड़ जाती तो हार जाती, बिल्कुल हार जाते मोदी जी। लेकिन ये जो कांग्रेस की एक दिक्कत है, मैं इसको इस बात से जोड़ रहा हूँ, आशुतोष जी ने बिल्कुल, अगर सिलसिलेवार आपको समझना है तो उसको भी वहां इन्होंने लिखा है, कैसे राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, कैसे लोग रखे गए, कैसे क्या हुआ। और उस समय जो सो कॉल्ड कांग्रेस के अंदर ये जो हिंदूवादी लोग थे, उनका जो रोल था उसको भी इन्होंने ठीक से डिफाइन किया है उस किताब में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये बीजेपी का सारा खेल है, बीजेपी ने तो बाद में इसको पिक किया, लेकिन जो वोट कॉम्प्रोमाइज हुआ राजनाथ सिंह जी का, मोदी जी के अगल बगल की सारी सीटें हारी, भदोही में भी वो चूंकि कमलापत जी के जो पौत्र थे वो ललितेश्वर लड़ रहे थे, अपने 2 पत्ती लेके लड़ने लगे थे, आपने उसको भी डिफाइन किया। मैं थोड़ा एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कि उसका इफेक्ट हम और आप सब देख रहे थे, आपने ये भी कहा है। मैंने भी शोज किए थे, मेरे शो, मैं तो सत्य हिंदी पे एक बार आया था आपके यहाँ, आप थे, मुकेश जी थे, कुर्बान अली साहब से मेरा काफी, मतलब वो अपना एक पोजीशन लिए हुए थे। मैंने कहा था भले ही 1 सीट ज्यादा, इंडिया गठबंधन की 1 सीट ज्यादा होगी, इंडिया गठबंधन आगे है। वो कह रहे थे नहीं ये विशुअल थिंकिंग है, हो ही नहीं सकता, ये सब तो रिकॉर्ड की बात है। लेकिन ग्राउंड पे दिख रहा था आशुतोष जी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब लोग मन बनाते हैं, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी को लेकर आपका जो आखिरी सब्जेक्ट चैप्टर है, योगी, मैं एक और चैप्टर है उस पर आऊंगा, लेकिन योगी जी को भी आपने ठीक से किया कि विश्वविश जो केंद्र की पॉलिटिक्स है, मैं थोड़ा आज के उसको भी, अमित शाह यहाँ बिल्कुल कंटेंडर की तरह दिख रहे हैं, उनको एक ही दिख रहा है जो आपने लिखा है कि द रोड ब्लॉक जो उनका है वो केवल और केवल योगी है। मैं थोड़ा इस पे भी करना चाहूंगा कि क्या यूपी चेंज हुआ है, यूपी से सबक लिया है बीजेपी ने, या पुराने ही ढर्रे कायम है? योगी जी भी बुलडोजर उसी रफ्तार से चला रहे हैं, मोदी जी भी उसी रफ्तार से, वो कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी आगे और भुगतेगी, या लोगों का मानस चेंज हुआ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस पे एक टिप्पणी। देखिए, जो बीजेपी में जो कुछ भी बदलाव आएगा, वो बदलाव तब आएगा जब आरएसएस के मानस में बदलाव आएगा, आरएसएस की विचारधारा के अंदर जब उसको परिष्कार करने की प्रेरणा आएगी तब होगा। और वो प्रेरणा मैं देख रहा हूं, मैं उस प्रेरणा को देख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। मेरा ये मानना साफ तौर पर है कि नरेंद्र मोदी नहीं होते, उनकी जगह कोई और भी अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो भी स्थितियां कमोवेश यही होती। एक व्यक्ति का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, मैं उसको डिसऑन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विचारधारा का जो प्रभाव है, उसका जो महात्मा है, तो इसलिए मोदी जी की जगह अगर कोई दूसरा आदमी भी होता तो स्थितियां कमोवेश वही होती। वो क्यों? क्योंकि मोदी एक राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन उसके पहले वो एक वैचारिक व्यक्ति है। वो उस विचारधारा को ओढ़ते बिछाते सोचते हैं, सब कुछ उनका उसी विचारधारा से आता है। तो उनकी सोच ही, यानी हिंदुत्व की सोच ही, आरएसएस की सोच ही पिछले 11 साल से इस देश को चला रही है। अब उस संदर्भ में अगर आप देखने की कोशिश करें तो हर विचारधारा के अंदर अंतर्द्वंद होते हैं, एक दूसरे में टकराव होता है, विचारधारा को कैसे आगे लेके जाना है इस पर टकराव होता है। इस पर टकराव नहीं होता है कि विचारधारा का जो मूल तत्व है उस पर टकराव नहीं होता, उसको कैसे आगे ले जा रहा है उस पर टकराव होता। अब उसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो एक समय में आरएसएस के एक टॉप कंटेंडर की तरफ से आए कि अगर नरेंद्र मोदी को अगर रोकना है, उनके पर्सनालिटी कल्ट को अगर रोकना है, तो हमें इस आदमी को खड़ा करना पड़ेगा। आरएसएस ने उनको बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया और वो एक हिंदुत्व के एक आइकॉन के तौर पर उभरे भी हुए।
लेकिन पिछले दिनों जो मेरी आरएसएस के कई लोगों से बातचीत थी उसके आधार पर मेरा निष्कर्ष ये है कि अब वो योगी आदित्यनाथ को लेके कॉशियस हो गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो आरएसएस के अनुशासन से नहीं निकले हैं, वो हिंदू महासभा से आए हैं, इसलिए वो किसी अनुशासन में बंद कर नहीं रह सकते। वो आरएसएस की विचारधारा के अंदर अपनी ऑटोनॉमी को खोजते हैं, और अब अगर वो ऑटोनॉमी को खोजने लगेंगे, अगर वो आरएसएस के अनुशासन को तोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो फिर मुश्किल होगी। उनको कई बार ये संदेश दिया गया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। दरअसल ये संदेश मोदी जी के लिए नहीं था, ये संदेश योगी आदित्यनाथ के लिए था कि अब इसको आप बंद करिए, संभल में जो हो रहा है उसको आप बंद करिए या कम करिए इसको। हम एक सीमा के बाद हिंदुत्व की इस तस्वीर को लेके दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी वजह से हिंदुत्व के डिस्क्रेडिट होने का खतरा पैदा हो गया है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो उनके उत्तराधिकार की लड़ाई है, उस उत्तराधिकार की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ पीछे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। और एक डार्क हॉर्स के तौर पे मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक बड़े कंटेंडर के तौर पर उभर रहे हैं, और शिवराज चौहान एक बड़े कंटेंडर के तौर पर उभर रहे हैं। नितिन गडकरी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता आने वाले समय में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो उनके पास एमएलएस का सपोर्ट नहीं, जिस तरीके से काम करते हैं। दूसरा, वो अपने आप को जिस तरीके से आरएसएस के से ऑटोनॉमस होने की कोशिश करते हैं, उसका अनुशासन से अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तीसरा, मुझे लगता है कि आरएसएस को एक ऐसा आदमी चाहिए जो भारत के अंदर और भारत के बाहर हिंदुत्व का एक मॉडरेट फेस के तौर पर उभर सके, जो पॉलिश्ड हो, अर्बन हो, और लेकिन हिंदुत्व के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हो, लेकिन उसके अंदर बहुत फिनिश हो, जो योगी आदित्यनाथ में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं। अमित शाह के बारे में मुझे थोड़ा सा संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि मोदी के जाने के बाद एक ऐसा आदमी उस कुर्सी पर बैठे या बीजेपी का संचालन करे जो नरेंद्र मोदी की लेगेसी को ही आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़े। आरएसएस अब अपने आप को नरेंद्र मोदी की लेगेसी को थोड़ा पीछे करते हुए मैं देखता हूं, और उसकी जगह जितना हिंदुत्व के तौर विचारधारा के तौर पे जो गेन हुआ है, उसको कंसोलिडेट करके, थोड़ा विश्राम करके, फिर एक नई लीप की तैयारी करने के तौर पर मैं देखता हूं उसको। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अमित शाह को बहुत कामयाबी मिलने वाली है या योगी आदित्यनाथ को कामयाबी मिलने वाली है। कोई नया चेहरा ही हमारे ख्याल से सामने आ सकता है। जी आशुतोष जी, किताब पे मैं अंतिम, क्योंकि आपका वो है तो नवा चैप्टर, मैंने उसको जानबूझ के अंत में रखा था कि लास्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज वो रखेंगे, द टैसिट रिटेलिएशन ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल टैक्टिकली इस बार वोट किया, और एक बड़ी ताकत के रूप में, न केवल मैं तो कहूंगा दो तीन चीजें हो रही थी। वो कांग्रेस के पीछे जब मुस्लिम खड़े हुए दिखाई दिए, उससे उन्होंने प्रेशर बनाया कि सपा कांग्रेस के साथ ठीक से गठबंधन कर ले। वो प्रेशर मुस्लिम समाज से आया, और पार्टी के रूप में कांग्रेस के पास भले ही कम सीटें हों, लेकिन वो वोट लाने में सफल रहती है। उसने कम से कम ये कर लिया है कि वो उनके साथ खड़े। मैं इस पे, क्योंकि उस पे भी आपने एक पूरा चैप्टर, जो चैप्टर 9 है, और हम और आप, जो मुझे ऐसा लगता है, जो हम सब लोगों की आरएसएस की इतनी बात हुई, इस विचारधारा का जो सबसे बड़ा हमें उससे दिक्कत है, वो जिस तरह से इस देश के एक नागरिक को उसके धर्म विशेष होने की वजह से आप उसको जिस तरह से डिमीन करते हैं, उसको जिस तरह से रोज सुबह से शाम तक उसको डर में रखते हैं, उसके क्या क्या नहीं करते हैं, उसको आपने चैप्टर 9 में किया। मैं उस पर एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के उसको लास्ट में रखा था कि वो एक टैक्टिकली मुस्लिम का पूरे देश का इसी तरह से टैक्टिकल वोटिंग दे रहा है, वोटिंग करेगा धीरे धीरे। सवाल टैक्टिकल वोटिंग का नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनकी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, और सर्वाइव करने के लिए आपको टैक्टफुल भी होना पड़ता है, आपको स्ट्रेटेजिक भी होना पड़ता है, और आपको अपने शत्रु और मित्र दोनों की पहचान भी करनी होती है, और साथ ही साथ यूनाइटेड भी होना पड़ता है। बिल्कुल, आत्ममंथन भी करना होता है। देखिए, पिछले 11 सालों से जो मैं देख रहा हूं कि मुसलमानों के अंदर जबरदस्त तरीके से आत्ममंथन चल रहा है, जबरदस्त तरीके से इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, और उनके अंदर ये रियलाइजेशन आ रहा है कि उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं, और उस रियलाइजेशन में
जो सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि उन्होंने अपने पूरे समाज को, जो इनके धर्म गुरु थे, जो कठमुल्ला थे, उनको सौंप दिया, उनके हाथ में लीडरशिप दे दी। इसलिए अगर आप पिछले 10-11 साल में अगर आप देखेंगे तो वो कठमुल्ले लगभग पूरी तरीके से उनके परिदृश्य से गायब दिखाई पड़ते। मुसलमानों के अंदर एक अर्बन मिडिल क्लास लीडरशिप इमर्ज कर रही है, जो यंग है, जो 35 से 40 साल के बीच की लीडरशिप है। वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसने बहुत दबाव बना रखा है कि हमें एजुकेशन में बहुत फोकस करना है और हमें तिजारत पे बहुत फोकस करना है। हमको, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो राजनीतिक तौर पर तो हम पूरी तरीके से बाहर हो ही चुके हैं, हम आर्थिक तौर पर भी बाहर हो जाएंगे और सिविल सोसाइटी से भी बाहर हो जाएंगे। लिहाजा हमें पढ़ने पे जोर देना है, और अगर हम पढ़ेंगे और हमारे बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो हमको कोई सरकार रोक नहीं सकती आगे आने में, जब तक कि संविधान जिंदा है। और इसके साथ साथ उनके अंदर एक और बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने ये तय कर लिया कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको हमें रिजॉल्व कर देना है, कि जो पसमानदा और सैयद के बीच का झगड़ा है उसको खत्म करना है, हमको शिया और सुन्नी का झगड़ा है उसको खत्म करना है। क्योंकि हम पर जो हमला हो रहा है वो ये समझ के नहीं हो रहा है कि सैयद है या पठान है या पसमानदा है या शिया या सुन्नी है या अहमदिया है या फिर बोहरा है। हम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जब हम पर हमला मुसलमान होने की वजह से हो रहा है तो फिर हमें एकजुट होना पड़ेगा, और अगर एकजुट नहीं होंगे तो सबका नुकसान। ये भी एक समझ उनके अंदर आई है। इसके अलावा जो एक बड़ी समझ उनके अंदर आई है, और वो बहुत ही रिमार्केबल बात है, वो ये है, उनको ये समझ में आ गया कि उनके दुश्मन हिंदू नहीं है, उनके दुश्मन हिंदुत्ववादी हैं। इसलिए वो उस फर्क को पहचानते, उनको लगता है कि देखो, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक हमको चुपचाप सिर झुका के हमको जीना है, क्योंकि जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है वो हमारे साथ है। और वो इस संदर्भ में देखते हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तब तक उनके ऊपर ये आफत नहीं आया था। अगर हिंदू वाकई में मुसलमानों को नफरत करते या दुश्मनी करते तो फिर ये उनके ऊपर आफत बहुत पहले आनी चाहिए थी, जो नहीं है। झगड़े होते रहते हैं, ये सब चीजें, तो वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि हिंदुओं से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई उस पॉलिटिकल हिंदू से है जो आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से ओतप्रोत है और जिसके मन में मुसलमानों को लेकर एक खास तरीके की नफरत है। अब इसका जब वो ये सोचता है तो फिर वो इस बात को तय करता है कि हमारे साथ आज इस लड़ाई में कौन है और हमें क्या करना चाहिए। उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि जब हम प्रवोक होते हैं, और हमको प्रवोक किया जाता है, जब हम प्रवोक होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी ले जाती है। वो हिंदुओं के एक बड़े तबके को अपनी तरफ ध्रुवीकरण उसका करा देती है। इसलिए उन्होंने तय किया कि ना तो हमको अपनी फिजिकल अपीयरेंस में प्रवोक होना है और ना ही हमको अपनी वाणी से प्रवोक होना है। लाख कहने दीजिए, हम इनको रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि साइलेंस हैज बीन वेपनाइज्ड एंड साइलेंस हैज बीन वेपनाइज्ड। दे हैव वेपनाइज्ड देयर साइलेंस। जैसे गांधी के बारे में कह सकते हैं, गांधी ने नॉन वायलेंस को वेपनाइज कर दिया, तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि अब गांधी से निपटे कैसे। वायलेंस को, अगर आप वायलेंस से निपटने की कोशिश करेंगे तो सत्ता के लिए फिर उसका निराकरण करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर सत्ता के सामने अगर अहिंसा खड़ी हो जाती है, साइलेंस खड़ा हो जाता है, तो फिर एक नैतिक जिसे कहते हैं मॉरल डिलेमा खड़ा हो जाता है कि भाई जो आदमी निहत्था है उस पर हम कैसे हमला कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस बात को समझ लिया कि हमको चुप रहना है, हमको प्रवोक नहीं होना है। और चुनाव के दौरान जब हमारे घर की महिलाएं एक साथ जाके वोट करती है या टोपी लगा के हमारे बहुत सारे पुरुष एक खास पोशाक में वोट करने जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ये दिखा के देखो मुसलमान तो एकजुट होकर वोट कर रहा है, हिंदू तुम भी एकजुट हो जाओ, वो मौका मिल जाता है। लिहाजा अब चुनाव के पोलिंग के 1-2 दिन पहले से गली गली मोहल्ले में ये मैसेज बहुत क्लियरली जाता है, मस्जिदों के माध्यम से भी मैसेज जाता है कि हमको एक साथ वोट नहीं करना है, हमको प्रवोक नहीं होना है, हमको अपनी पहचान के साथ वोट करने नहीं जाना है, हम अगर बिना बुरके के जाते ज़्यादा बेहतर है, और जाएं चुपचाप वोट करके चले आए। ये जो उन्होंने साइलेंस को जो वेपनाइज किया है, इसका भी असर आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैंने बहुत सारे वो सोर्सेस कोट किए हैं जहां रिपोर्टर्स ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी। मैं एक और चीज आशुतोष जी कहूं कि मैं उन सारे दर्शकों को
जिनको रेफरेंस के साथ चाहिए, क्योंकि सारे रेफरेंस आशुतोष जी ने सिलसिलेवार उसको दे रखा है, तो आपको केवल ये नहीं लगता है कि किसी की कमेंट्री है, वो रेफरेंस के साथ वो तर्क हैं। लेकिन मैं अंत में एक प्रश्न इसलिए कि या तो आपका ये पार्ट 2 इसका करिए या इसका वो लाइए, क्योंकि 2-3 चीजों का मुझे लगा कि ये मैं उसको पढ़ना चाहता था। जब रिक्लेमिंग भारत में उड़ीसा में जो खेल किया था बीजेपी में, मैं उसके बारे में जरा मैं कुछ उसके बारे में आपसे चाह रहा था कि उसके बारे में भी लिखें। मैं चाह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कुछ मुझे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को कर रही है 2024 में जैसे जवाब मिला, और कश्मीर, इन 3 राज्यों के बारे में मुझे लगता है कि अगर वहां नहीं तो कम से कम एक अगले 2-4-6-10 महीने में आप तो फास्ट लिख लेते हैं। ये भी एक करना है कि बीजेपी ने इन राज्यों के साथ भी बहुत बुरा किया। आपको लगता है कि हमें एक और किताब लिखनी चाहिए ताकि जो और दूसरे उड़ीसा का सवाल है या फिर नॉर्थ ईस्ट का सवाल है उसकी भी विवेचना हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है? दरअसल मुझे लगा कि ऐसी बहुत जैसे हमारे मित्र राजदीप सरदेसाई ने जो किताब लिखी है, उन्होंने पूरे चुनाव का एक तरीके से वर्णन उसमें कर दिया है। मेरी जो पूरी कोशिश थी वो कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचार, उसके माध्यम से मैं लोगों के सामने एक पर्सपेक्टिव रखूं, एक दृष्टिकोण रखूं, और उसके माध्यम से अगर मैं कुछ बता सकूं कि ये विचारधारा कितनी कामयाब है और कितनी कामयाब नहीं है। मौजूदा सरकार जो चल रही है वो क्यों ऐसे चल रही है? अगर वो चुनाव के ठीक पहले 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती है और कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर लेती है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से पंगु हो जाता है, तो वो क्यों है? मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। मैं एक तीसरी किताब पे काम कर रहा हूं और उस किताब में मैं जो मेरी विचारधारा के जो तत्व हैं, जो हिंदू राष्ट्र में भी हैं और रिक्लेमिंग भारत में भी हैं, जो अलग अलग बिखरे पड़े हुए हैं, उनको समेट कर मैं एक जिसका अंग्रेजी का शब्द है एडिफिस ऑफ आइडियोलॉजी, मैं खड़ा करना चाहता हूं, ताकि अगर जैसे मैं आज उस पर विचारधारा पर उतनी बात नहीं हो पाई। जैसे मैंने एक बात कही जिसको लोगों में काफी प्रतिक्रिया है। मैंने कहा कि भाई मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ये बिल्कुल उसी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण था जैसे 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स से हिंदुस्तानियों को सत्ता का हस्तांतरण हो। कई लोगों को इस पर आपत्ति है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि दरअसल जो सहमति के बिंदु या सरकार चलाने का तरीका और सरकार की जो सोच जो ब्रिटिशर्स की थी वो हिंदुस्तानियों की नहीं थी। ब्रिटिशर्स की सोच एक अलग सोच थी, वो अलग तरीके से सरकार चला रहे थे। जब हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता आई तो अलग तरीके से चला रहे थे। उसी तरीके से मनमोहन सिंह के पहले, मनमोहन सिंह तक जो सरकारें चल रही थी, उन सरकारों में एक आम सहमति थी हर बिंदु को लेकर। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, मेजॉरिटी रूल कैसा होना चाहिए, संसद में कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, विपक्ष के प्रति क्या भूमिका है, स्पीकर क्या होना चाहिए, ये सारे कंसर्न्स थे, सारे इश्यूज थे, उस पर सहमति थी। जब मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आई, जब आरएसएस के हाथ में सत्ता आई, वो आम सहमति पूरी तरीके से टूट गई। इसीलिए आज आप संसद का बदला हुआ स्वरूप देखते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का बदला स्वरूप देखते हैं, स्पीकर का स्वरूप, स्पीकर के कंडक्ट को देख के आप चौंक जाते हैं, आप जुडिशरी का कंडक्ट देख के चौंकते हैं, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट देख के चलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, पुलिस, सबका चरित्र एक तरीके से बदला हुआ दिखाई पड़ता है, सिविल सोसाइटी का चरित्र बदला हुआ दिखाई पड़ता है, प्रेस का चरित्र बदला हुआ दिखाई पड़ता है, और आप हैरान रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया? तो ये जो बदलाव है ये क्यों है? मैं दरअसल इस बदलाव की पड़ताल या खोज में मैंने इस किताब को लिखा है, और मुझे लगता है कि ये खोज पूरी होगी एक मेरी तीसरी किताब में, जिस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। जी, बहुत बहुत मतलब पहले से शुरू से बधाई भाई, उसको अच्छे से लिखें, क्योंकि और मैं उन सारे दर्शकों को फिर से एक बार कह दूं कि अगर देश की राजनीति को, खास करके जो हिंदी हार्टलैंड की राजनीति है जहां पे बीजेपी सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसको समझने के लिए ये मस्ट रीड जैसे रिक्लेमिंग भारत कर लें। मैं जनरली बहुत कम किताबों का रिकमेंडेशन करता हूं, लेकिन उसमें आपको ये समझना जरूरी होगा। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और इतना लंबा समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।